हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए आइए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ा, जिसमें बेसिकली हमने मेन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया। हम बताए थे आपको कि हम जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, चाहे वो आपका क्या था, चाहे वो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, जिसका वैल्यू हम कितना निकाले थे, जिसका वैल्यू हमने निकाला था कि सर ये था PO माइनस PS अपॉन PO, या फिर आपका क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी हमने कितना कैलकुलेट किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम पाई से डिनोट कर रहे थे, क्या था ये था मेरे लिए CRT के बराबर। देख, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी CMRT हमने लिखा। या फिर हमारा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोगों ने डेल्टा टीवी से डिनोट किया था, और इसका वैल्यू भी हमने लिखा था, डेल्टा टीवी कितना लिखा था हमने, KB इंटू CM। यहाँ पे मोलालिटी था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। फिर हमारा था लास्ट में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोगों ने डेल्टा TF से साइन किया। ये कितना था, ये था KF इंटू CM। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक, लेकिन हमने आपको बताया था कि आप अभी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि ये चारों जो हम अभी तक पढ़े थे बाबू, ये जो चारों फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, ये चारों फॉर्मूला सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज कर सकते हैं। ये चारों फॉर्मूला जो है हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में यूज कर सकते हैं। दीज कॉन्सेप्ट्स आर, यहां पर लिख सकते हैं दीज कॉन्सेप्ट्स, और आप फिलहाल अभी फॉर्मूला भी कर सकते हो। यूज्ड ओनली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वैद्युत अनअपघट्य के लिए ही काम करने वाला है। ये चारों फॉर्मूला मेनली किसके लिए यूज करेंगे, मेनली क्या, ओनली, केवल यूज करेंगे किसके लिए बाबू, तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक जो सबस्टांस है। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सबस्टांस कहने का मतलब वो होता है कि जैसे हमारा यूरिया हो गया, जैसे हमारा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जिसका डिसोसिएशन नहीं होता है। मीथेन की बात कर सकते हैं हम, जो आयोनाइज्ड नहीं होता है, जिसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन वाटर में नहीं होता है, सॉल्यूशन में नहीं होता है। अगर किसी सॉल्यूशन में किसी सब कंपोनेंट का डिसोसिएशन नहीं हो, विघटन नहीं हो, तो वैसे कंपोनेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैसे कंपोनेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोनेंट। दैट मीन्स कि उसका डिसोसिएशन नहीं हो रहा। हम यहाँ पर डिफाइन भी कर देते हैं, फिर हम वॉल्ट ऑफ फैक्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि हम बताए थे आपको कि बिना इसको पढ़े हुए हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर तो लेंगे, लेकिन वो करेक्ट होगा या नहीं होगा, हो सकता है कि आपका वो कोइंसिडेंटली क्या हो जाए, सही हो जाए। कब, जब आपको क्वेश्चन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे देगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन बेसिक क्लास में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब हुआ द सबस्टांस which
कैन नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट associates into its ions or other components in their solution. मतलब वैसे सब्सटेंस जिसका क्या हो, ना तो डिसोसिएशन हो, ना ही एसोसिएशन हो, किसमें, उनके सॉल्यूशंस में। उनका जो विलयन है, उस विलयन में अगर किसी सब्सटेंस का, किसी पदार्थ का विघटन भी नहीं हो रहा, और डिसोसिएशन हो गया विघटन, एसोसिएट मतलब हो गया संगठन, तो संगठन भी नहीं हो उसका, संगठन भी नहीं हो उसका, जुड़े भी नहीं वो, और नहीं वो टूटे, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे आपके एग्जांपल्स में हम बात करेंगे तो बहुत सारे आपके एग्जांपल्स होंगे बाबू, जैसे यूरिया होगा आपका, नहीं, जैसे आपका मान लीजिए क्या होगा, मीथेन गैस हो जाएगा आपका, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जनरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, नॉन आयोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो वैसे कंडीशन में हम ये इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, अगर ये आपके क्वेश्चन मतलब यूरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्लूकोज से रिलेटेड क्वेश्चन है, सुक्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये जो कंपोनेंट्स आपके पास हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया, मीथेन, इन सब से अगर रिलेटेड क्वेश्चन है, तब तो आप अभी जो थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़े हैं, या इससे पहले अभी तक जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, उसको हम यूज कर सकते हैं बेहिचक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये टाइप के कंपोनेंट्स दिए हुए, जैसे आपके ग्लूकोज दे दिया गया है, मान लीजिए सुक्रोज दे दिया गया हो, चीनी जिसको आप लोग कहते हो, केन शुगर भी दे दिया हो, केन शुगर, तो इस तरह के आपके कंपोनेंट्स अगर आपको दे दिए गए हैं, तो इस कंपोनेंट्स में आप इजीली क्या कर सकते हो, उन फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। बट अगर कंपोनेंट ये नहीं है, आपको सॉल्ट दे दे, NaCl, KCl, एसिड दे दे, H2SO4, HCl, HNO3 वगैरह, नहीं, या फिर आपको अल्कली जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको NaOH दे दे, KOH दे दे, इस तरह के जो भी कंपोनेंट्स हैं, अगर वो कंपोनेंट आपके क्वेश्चन में है और आप उन फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम अब करेंगे क्या, तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसका डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन होता है उनके सॉल्यूशंस में। जैसे हमको पता है NaCl को अगर हम क्या करते हैं, हम बताए भी थे, आपको याद कीजिए कि NaCl को अगर हम डिजोल्व कराते हैं वाटर में, तो होता क्या है, वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, Na+ और Cl- में। तो वहां पे दो आयंस बन गए, एक Na+, दूसरा Cl-। जैसे NaCl हमारे पास है, तो ये क्या हो गया, ये तो गया सॉल्यूशन में और कन्वर्ट हो गया Na+ Cl- में, तो वहां पर ये दो मॉलिक्यूल्स हो गए ना, दो कंपोनेंट्स हो गए, दो अलग अलग सब्सटेंसेस हो गए। तो हम डाले एक सॉल्यूशन में, हमने डाला एक सॉल्यूट, और अंदर जाए कितना सॉल्यूट बदल हो गया, वो दो सॉल्यूट बदल गया। मतलब क्या कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो गया ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गया, चेंज हो गया। और हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि सर अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ाई है कि जो नंबर पे डिपेंड करे सॉल्यूट के, और उसके नेचर से डिपेंड, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करे। तो ये तो नंबर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां तो नंबर चेंज हो रहा है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नहीं, तो इसी को दूर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, बॉन्ड ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो हम आज यही पढ़ने वाले कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर, क्योंकि हम आई से मल्टीप्लाई, मतलब होगा क्या कि आप बॉन्ड ऑफ फैक्टर पढ़ोगे तो जितना भी फॉर्मूला आप पढ़े हो, सबके आगे आपको क्या करना पड़ेगा, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन का केस है तो हम यहां पर बात भी करते हैं। हम यहां पर पहले बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बारे में बात करते हैं, तो कहते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन,
association, the number of solute particle will be changed so the colligative properties of solution will also change. अरे ये बात समझ में, हमने क्या बताया कि अगर डिसोसिएशन का प्रोसेस हो, टूट रहा हो सबस्टेंस, जैसे NaCl और NaCl टूट रहा था Na+Cl- में, या एसोसिएशन का प्रोसेस दो कंपोनेंट जुड़ करके डाइमर ट्राइमर वगैरह का फॉर्मेशन कर ले। डाइमर मतलब क्या, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, ट्राइमर मतलब तीन जुड़ जाएंगे। तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन का अगर जैसे एसिटिक एसिड डाइमर बनाएगा, हम आगे बात करेंगे। तो डाइमर बन रहा हो, ट्राइमर बन रहा हो, मतलब वहां पर एसोसिएशन भी हो रहा है। मतलब क्या कि वो दो से एक बन रहा है तो घट गया नंबर मान लीजिए वगैरह, और एक टू डिसोसिएशन एक से दो बन जाए, तीन बन जाए। तो वैसे कंपाउंड, वैसे चक्कर में क्या होगा, वैसे कंडीशन में होता क्या है कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या होता है, चेंज हो जाता है। और अगर सॉलिड पार्टिकल चेंज हो जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एज वी डिस्कस्ड एबव। तो हम लोग ऊपर में ही पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, बिफोर हमने डिस्कस कर लिया है कि अर्लियर जो हमने इस पर डिस्कस किया था, क्या बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं सब जगह क्या आ रहा है, हमने पढ़ा PO माइनस PS अपॉन PO, यह भी क्या था, यह भी था N/N+N। तो यहां भी क्या था, यह भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मोलर मास के। हमने देखा डेल्टा TB, यह क्या था, KB इंटू CM, और CM से हम जानते हैं कि CM क्या होता है, CM तो होता है सर KB इंटू A 1000 डिवाइडेड बाई WB। तो यहां भी देख रहे हैं कि यहां पर भी क्या है, W के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सेम हेयर डेल्टा TM भी यही होगा। और फिर हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई इक्वल टू CRT, और C क्या होता है, C क्या होता है बाबू, C तो होता है क्या, C होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और मोल्स क्या होगा, तो मोल्स होगा मास अपॉन मोलर मास। यहां भी देखिए, तो हर जगह आप क्या देख रहे हो कि यह जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सब का सब क्या है, वो सब का सब इस मोलर मास का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होने से क्या होता होगा कि उसका जो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है, जैसे हम जो कैलकुलेट करते हैं सो, और जो थ्योरेटिकली होना चाहिए सो, तो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी चेंज हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। नहीं, थ्योरेटिकल हम डालेंगे कुछ, उससे मॉलिक्यूलर मास होगा उसका कुछ, उसमें कुछ और कैलकुलेट करेंगे हम, लेकिन जब उसमें डालेंगे तो जो ऑब्जर्व मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। तो अब यहां पर हम बात कर सकते हैं, हम ये भी यहां पर कह सकते हैं कि सो अब होगा क्या, इससे होगा क्या, तो हम इससे कह सकते हैं कि सो या सिंस लिख लीजिए, सिंस colligative properties are inversely proportional to क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट
सो observed molecular mass will be different from theoretical molecular mass. क्या तो जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो अनुसंग गुणधर्म है वो क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूलर मास आणविक भार के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होते हैं। तो चूंकि इसका मान अगर बदलेगा तो मास का मान बदल जाएगा। तो हमने इसलिए लिखा कि जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होगा, जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे बाद में नए सॉल्यूशन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद, वो जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास होगा हमारा, वो पहले वाले जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं थ्योरेटिकली जो होना चाहिए उससे क्या होगा, डिफर हो जाएगा। क्योंकि यह चेंज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज तो मास भी चेंज है, क्योंकि दोनों में रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे का। तो इसलिए यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या पढ़ते बाबू, वॉन हॉफ फैक्टर पढ़ते। अब करते क्या है एक्चुअली में, तो वॉन हॉफ फैक्टर जो है यह सिंपली कुछ नहीं है, यह क्या है, यह सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल है उसके नेचर को बताता है। क्या करता है, या जो इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, तो सॉल्यूट के नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किसमें, सॉल्यूशन में, कि सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट का कैसा नेचर है, यही सिर्फ बताता है ये वॉन हॉफ फैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, जो हमें जानना है। तो आइए हम बात करते हैं वॉन हॉफ फैक्टर पे। तो हम क्या बताएं कि इट इंडिकेट्स द नेचर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मतलब ये जो आपका वॉन हॉफ फैक्टर वो क्या करेगा, वो इंडिकेट करेगा किसको, तो सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर को, विलय की प्रकृति को दिखाएगा। किसमें, तो विलयन में उस विलय की क्या प्रकृति है, सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट पार्टिकल का कैसा नेचर है, इसको ही क्या करेगा, ये वॉन हॉफ फैक्टर इंडिकेट करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा ध्यान से देखना, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं। अब वॉन हॉफ फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आई इक्वल टू कहा गया कि ये होगा थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड colligative properties upon calculated colligative properties. Calculated colligative, यही होता है। आई क्या होता है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और चूंकि हम जानते हैं कि आई जो है इन्वर्सली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका, मॉलिक्यूलर मास का। सो ये हो जाएगा बाबू कैलकुलेटेड, यानी कि हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमको ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान रख करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या, तो आई क्या होगा हमारा, जो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, उसका, और जो कैलकुलेटेड जो पहले हम एक्सपेक्ट कर चुके होंगे, हम जान रहे होंगे कि इतना आना चाहिए, बट आएगा आपका डिफरेंट। तो वो जो डिफरेंट आया सो और जो आप एक्सपेक्ट किए सो, तो ये
जो आपके पास होगा, इस दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को आई कहते हैं। तो आप यहां पर आई को डिफाइन भी कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हो, डेफिनेशन अगर देना हो आई को तो कैसे लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ experimental value of colligative property, जो हम निकालेंगे colligative property and थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ, या फिर एक्सपेक्टेड, या फिर लिख लीजिए कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है बाबू कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू था हमारा वो था ये, लेकिन आया क्या, आया ये। तो इस दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या देगा आपको, आई, यानी कि वन ऑफ फैक्टर देगा। आप इसको अच्छी तरह से बाबू माइंड में बैठा लो, इसके बिना काम नहीं बनने वाला। और चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हम यहां पर इसको भी यूज कर सकते हैं कि सर थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। अब हम इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो हम ऐसे ही जान लिए, बट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे आई का वैल्यू। तो आज हम एक फॉर्मूला बताने वाले हैं आपको, फिर हम और भी बातें आपके लिए करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें और भी करते हैं। पहले एक फॉर्मूला जानते हैं, फिर हम कुछ और बातें करेंगे। अब यहां पर जो हम आई कैलकुलेट करते हैं, हम जो आई कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली में वो आई होता क्या है, तो आई इक्वल टू होता है बाबू 1 प्लस, इस फॉर्मूला को एकदम माइंड में बैठा लेना है हर हाल में, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसके बिना काम नहीं बनने वाला। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, हम आगे की बात करेंगे। यहां पे आई क्या हो गया आपका, आई तो हो गया आपका वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। एन क्या हो गया, एन हो गया आयंस, नंबर ऑफ आयंस, और अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हम डिसोसिएशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बट हम तीनों प्रोसेस की बात करेंगे कि अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, हम तीनों प्रोसेस, 2 प्रोसेस से बात करें, डिसोसिएशन और डिसोसिएशन, और एक तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ध्यान रखेंगे, आपके लिए हम एक बात लिख देते हैं कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको हम निकाल के ही बताएंगे। अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप ध्यान रखना कि आई जो होगा यह हमेशा 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, यह हमेशा 1 के इक्वल होगा। अगर हम डिसोसिएशन प्रोसेस की बात करेंगे, डिसोसिएशन की बात करेंगे, तो इस आई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। और अगर हम एसोसिएशन की बात करेंगे तो इस आई का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 1 होगा। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई 1 होगा, डिसोसिएशन प्रोसेस के लिए मतलब एक कंपोनेंट टूट करके 2 में कन्वर्ट हो जाए, 3 में, जैसे NaCl कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस Cl माइनस में, तो वैसे कंडीशन में यह क्या होगा, डिसोसिएशन में यह आई का वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा। और एसोसिएशन मतलब 2 कंपोनेंट मिल करके किसी एक कंपोनेंट का फॉर्मेशन कर ले, जैसे डाइमर बनाए, ट्राइमर बनाए, तो वैसे कंडीशन में एसोसिएशन होगा। और एसोसिएशन को हम लोग कितना होगा, तो एसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू कितना आएगा, 1 से कम आएगा, 1 लेस देन 1।
अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ेगा कि यहां पर या जो आपके पास होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक जो सबस्टेंस I इक्वल टू 1 आएगा अगर, तो वैसे कंडीशन में यहां पर आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका इंक्रीज कर जाएगा और यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। यहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप कैलकुलेट करोगे सो और जो ऑब्जर्व आएगा एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आएगा वो दोनों सेम होगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आप कैलकुलेट करोगे सो और जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू होगा पहले से ही थ्योरेटिकली, वो दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। अगर डिसोसिएशन का प्रोसेस होगा तो जो आप कैलकुलेट करोगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उससे ज्यादा होगा, और एसोसिएशन में क्या होगा कि जो आप कैलकुलेट करोगे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा वो उससे क्या हो जाएगा? कम होगा। तो ये डिपेंड करता है आई पर। तो ये हम 3 बात की, अब इसको हम यहां पे दिखाएंगे भी थोड़ी देर में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट को लेकर ही चलते हैं कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे आई का वैल्यू 1 आएगा। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हम पहले बात करते हैं किसके लिए? फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, जैसे यूरिया आपका हो गया, एज फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या हो गया? यूरिया हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है CO NH2CO या फिर आपका ग्लूकोज हो गया, C6H12O6, या फिर आपका सुक्रोज हो गया, नहीं C12H10O5, या फिर आपका केन शुगर हो गया, S22 होगा। ये कितना हो जाएगा? तो ये जो आपके पास होगा ये दोनों सेम चीज है, सुक्रोज का या केन शुगर का। तो ये जो आपके पास कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट्स का अगर हम आई कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो 1 आएगा। कैसे आएगा 1? तो इसके लिए अल्फा, पहले अल्फा निकालते हैं। तो इन सब के लिए अल्फा क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब क्या? विघटन की मात्रा। तो हम क्या बता रहे हैं कि ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है, इसका डिसोसिएशन संभव ही नहीं है। तो जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो अल्फा कितना होगा? अल्फा होगा 0। अल्फा कितना होगा? अल्फा 0 होगा। और अगर अल्फा 0 है तो आप आ जाइए यहां पर, अभी हमने पढ़ा कि I इक्वल टू तो होने वाला है 1 + n-1 इंटू अल्फा। लीजिए यह पार्ट 0 तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो कितना आ गया? तो इसलिए I का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा बाबू? या I जो आएगा वो हमेशा कितना होगा? 1। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि जो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सबस्टांसेस होंगे उन सबस्टांसेस के लिए I का वैल्यू कितना आने वाला है? आपको 1 आने वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर अल्फा 0 है, डिसोसिएशन होगा ही नहीं इनका, ये टूटेंगे नहीं अपने आयंस में, तो अल्फा हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? और अल्फा जब कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि अल्फा 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या? केवल 1। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि ऐसे सबस्टांस के लिए I कितना आता है? 1। अब चूंकि I का वैल्यू 1 आ गया तो हमारे पास जो फॉर्मूला जैसे हम डेल्टा टीवी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेल्टा टीवी क्या बताया अभी हम? I इंटू केबी इंटू सीएम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? I इंटू केबी इंटू सीएम। तो I का वैल्यू तो 1 है ना, तो केबी इंटू सीएम ही रह जाएगा। लेकिन अगर I चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। इसलिए हम क्या करते हैं
इसलिए हम आई को कैलकुलेट करते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सबस्टांस के लिए आप जो फॉर्मूला पढ़े हो उसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बट अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सबस्टांस जैसे डिसोसिएशन की हम फिलहाल बात करेंगे सबसे पहले, फिर एसोसिएशन की बात करेंगे। अब डिसोसिएशन की बात करते हैं। तो अगर हम डिसोसिएशन की बात करेंगे यानी कि हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या, कि जिनका मोल्टन स्टेज में या सॉल्यूशन स्टेज में क्या हो, डिसोसिएशन हो जाए, वो टूट जाए अपने आयंस में। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या, डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस। क्या इलेक्ट्रोलाइट्स किसको कहते हैं, विच डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस, जो अपने आयंस में क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब ये दो प्रकार से होता है, या कितने टाइप्स का होगा, या दो टाइप का होगा। एक होगा बाबू, एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, और एक होगा स्ट्रॉन्ग। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब, पार्शियली जिसका डिसोसिएशन है, पार्शियल डिसोसिएशन होगा इसमें। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, 100% डिसोसिएशन होगा, जितना होगा वो पूरा टूट जाएगा, 100% डिसोसिएशन। तो ये दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होंगे। एक तो आपके पास क्या होगा, एक तो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दैट मीन्स कि एक आपके पास ऐसा वैद्युत अपघट्य होगा जो पूरा टूट जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य, और एक जो पूरा नहीं टूटेगा उसका आंशिक वियोजन होगा, पार्शियली वो डिसोसिएट होगा, तो वैसे सब कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो ये हम डिसोसिएशन पर हम इस पर बात करने वाले हैं। तो कैसे हम निकालेंगे, पहले तो हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिसोसिएशन में किसके लिए, तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सबसे पहले बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू इट्स आयंस इन इट्स मोल्टन स्टेज और फिर सॉल्यूशन स्टेज। नहीं, जो वैसे कोई कंपोनेंट है जिसका उसके सॉल्यूशन स्टेज में या फिर मोल्टन स्टेज में क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाए, पूर्णतः वियोजन हो जाए, तो वैसे कंपोनेंट पर हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किस पर, तो कंडीशन ए में हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, 100% डिसोसिएशन हो, क्या होगा, 100% डिसोसिएशन हो। तो 100% डिसोसिएशन हो गया, तो 100% डिसोसिएशन होगा तो अल्फा होगा कितना, अल्फा हो जाएगा सर 100 था, 100 टूट गया, बचा कितना अल्फा, तो अल्फा। तो ऐसे कंपोनेंट के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा हमेशा कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा हमेशा, अल्फा 1 होगा। और अल्फा अगर 1 है तो ये आप ध्यान रखेंगे, तो आई इक्वल टू आई कितना, तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, यानी कि हो गया 1 प्लस एन माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आई बचा कितना, आई इक्वल टू एन, यानी कि हमेशा यह नंबर ऑफ आयंस के बराबर होगा। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो आई कितना होगा, हमेशा नंबर ऑफ आयंस के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे तो NaCl की बात किए, तो NaCl में क्या होगा, NaCl में क्या होगा, तो NaCl में यह डिकम्पोज हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, तो N कितना हो गया, N हो गया 2, तो I का वैल्यू कितना आने वाला है आपको, 2 ही आने वाला है। और तब आप अगर यहां पर कैलकुलेट करते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो वो आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आने वाला है, वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगा उससे 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो 2 गुना होगा किससे, तो जो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दुगुना आ जाएगा, क्योंकि आपको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वहां। तो प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेंज हो जाएगा। अगर हम दूसरा एग्जांपल जैसे हम NaOH की बात करेंगे,
तो NaOH में हम जानते हैं NaOH का डिसोसिएशन कैसे होगा, यह भी टूटेगा Na प्लस प्लस OH माइनस में, तो यहां पर भी n इक्वल टू 2, सो I इक्वल कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करके क्या कर सकते हो, अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो डिसोसिएशन प्रोसेस के लिए। अल्फा हमेशा 1 होगा, और अगर अल्फा 1 होगा तो I जो होगा वो हमेशा कितना होगा, n के बराबर, यानी नंबर ऑफ आयंस के बराबर। जैसे हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम बात कर लेंगे H2SO4 का, तो H2SO4 का डिसोसिएशन जो होगा वो क्या होगा, वो H प्लस प्लस HSO4 माइनस आयंस के रूप में होगा। तो ऐसे कंडीशन फिर से n कितना हो जाएगा 2, और n 2 हो गया तो I कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। नहीं, जैसे हम बात करेंगे, हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं मान लीजिए KCl का, KCl कैसे टूटेगा सर, K प्लस प्लस Cl माइनस में, यह कितना आने वाला है, तो यहां पर n इक्वल टू 2, तो फिर I इक्वल टू कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, I का वैल्यू कैलकुलेट करना है डिसोसिएशन प्रोसेस में। और I कुछ नहीं होगा, यहां पर सिर्फ क्या होगा, जो n का वैल्यू होगा, नंबर ऑफ आयंस, टूटने के बाद कितने आयंस बनते हैं, इन आयंस की संख्या के बराबर ही क्या होगा, आपका I का वैल्यू कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट पर भी जरा बात करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया which cannot dissociate completely, dissociates completely। कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होगा। तो क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब हो गया जिसका कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो। जैसे मान लीजिए कह दिया कि 90% डिसोसिएशन ऑफ H2SO4, या कह दिया 30% डिसोसिएशन ऑफ 30% डिसोसिएशन ऑफ मान लीजिए कह दिया आपको सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 ही मान लीजिए। तो यहां पर अल्फा जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा बाबू, वो होने वाला है 30/100, 30/100 यानी कि आएगा 0.3। तो अल्फा 0.3 आया तो आई कितना आएगा, आई आएगा सर 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा है, और हमको पता है n तो यहां पर 2 होने वाला है, तो हम यहां पर रख सकते हैं सर 1 प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो ये हो गया 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 0.3, तो 0.3 यानी कि 1.3। तो आप क्या देख रहे हो, जिसमें हमेशा ये जोड़ना पड़ेगा, हमको हर बार ऐड करना पड़ेगा, 1 प्लस समथिंग आएगा, 1 प्लस समथिंग आएगा। तो यहां से भी एज रिजल्ट क्या समझ में आया कि आई इज ग्रेटर देन कितना होने वाला है, 1 ही होने वाला है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिसोसिएशन प्रोसेस के लिए आई को कैलकुलेट कर सकते हो, डेट मीन्स की बॉन्ड ऑफ फैक्टर को आप कैलकुलेट कर सकते हो। आज हमने बात किया आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट और डिसोसिएशन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके लिए, एसोसिएशन प्रोसेस के लिए। और अभी फिलहाल अब आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व कीजिए, किसी बुक से आप सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम हमसे पूछिए, ठीक है। अब आप लेकिन फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, फाइनली मेरे पास क्या है, फाइनली मेरे पास क्या आया, तो फाइनली अगर हम बात करते हैं तो फाइनली वी कैन से कि अब जो आपके पास आने वाला है यह आई, तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था आपका, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं RVP, वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है आपको I इंटू PO माइनस PS अपॉन PO, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा आपको, n प्लस n बाई n के बराबर। अगर आपको निकालना है डेल्टा TF या डेल्टा TB, तब कितना लिखेंगे आप लिखेंगे I इंटू KB
इंटू सी एम। अगर आपको डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, तभी लिखेंगे आई इंटू के एफ इंटू सी एम। और अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे आई इंटू सी एम आर टी। बोलो, ध्यान रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू। डिसोसिएशन या एसोसिएशन का प्रोसेस होगा तो आई के वैल्यू पर डिपेंड करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो आपको आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सब जगह। तो आप आई से मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, इन सभी क्वेश्चंस को बना सकते हो। जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल, चाहे एनसीईआरटी का हो या अदर आपके बुक्स हो, चाहे वो एररलेस केमिस्ट्री का हो या फिर पी बहादुर हो, ओपी टंडन हो, किसी बुक से आप बनाइए। क्वेश्चन बनाने के लिए आप फ्री हैं, कहीं से भी क्वेश्चन बनाइए और हमसे पूछिए, हम उसको सॉल्व करेंगे अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो। लेकिन आई थिंक कि अगर आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से तो आपको प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं होगी। ठीक है, तो आपके लिए फिर से मैं यही बात कहूंगा कि आप क्वेश्चंस को बनाइए, हमसे पूछिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो आज हमने वन टॉप फैक्टर को डिसोसिएशन तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एसोसिएशन को देखते हुए क्या करेंगे, वन टॉप फैक्टर खत्म करेंगे। फिर छोटे टर्म्स है और कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा, वो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट। तो 2 या 3 लेक्चर आपको और लगने वाले हैं इस चैप्टर में। 2-3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।